सुपरिटेंडेंट अंजुम जब से आए हैं खास सख्तियां कर दी गई हैं। बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए, उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है जेल में, मैं अपनी पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ, आप इसका हिसाब लेंगे। क्या वजह चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। जिसने गलती की है वो माफी मांगे। आप 90 दिन की बात के हवाले रद्द करता हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। कंफ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, जावेद साहब की अदम मौजूदगी में आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तो आगाज करें। अलीमा खान ने आज बानी पीटीआई का पैगाम देते हुए कहा है कि जब से नए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तैनाती हुई है, उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियां बढ़ गई हैं और सब कुछ एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। जबकि आज ही सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई को जेल में मुयस्सर सहूलियात की मुकम्मल तफसीलात बयान कर दी हैं। तो नाजरीन, सवाल यह है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए, बानी पीटीआई की या फिर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की? बानी पीटीआई ने पार्टी को पैगाम दिया है कि हम यहां जेलों की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और आप अपने तमाम इख्तलाफात को खत्म करें और पूरी तवज्जो सिर्फ तहरीक पर मरकूज करें। अब सूरत हाल यह है कि पीटीआई अपनी तहरीक शुरू कर चुकी है, जिसके बुनियादी अहदाफ में से एक बानी पीटीआई की रिहाई भी है। जबकि आज बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। इस सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है, इस हवाले से सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं है और ना ही कोई और चीज है। सब काम आइन, कानून, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चल रहे हैं। अदालतें, हुकूमतें और असेंबलियां काम कर रही हैं। मार्केट्स और बाजार खुले हैं। खारजा ताल्लुकात चल रहे हैं और बाहर से वफूद आ रहे हैं। वफूद बाहर भी जा रहे हैं। मामूल के मुताबिक कारोबार और रियासत उसी तरह से चल रही है। गोया हुकूमत मुकम्मल इत्मीनान में है और उन्हें पीटीआई की इस एहतजाजी तहरीक से कोई परेशानी नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या पीटीआई अपनी तहरीक के जरिए इतना मोमेंटम जनरेट कर पाएगी जो हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बने और वो तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएं? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल पर अपने तमाम मेहमानों की राय लेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगाज कैसर अहमद शेख साहब आपसे करूंगा। इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ बानी का पैगाम आया है कि सुपरिटेंडेंट की तैनाती के बाद उनके लिए सख्तियां बढ़ गई हैं, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट हुकाम का यह बयान सामने आया है कि तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि किसकी बात पर यकीन किया जाए? सच कैसे सामने आएगा? जी, ये देखिए ना, ये बार बार एक ही बयान है। तो ये जो कुछ भी सहूलतें हैं वो तो डिक्लेयर्ड हैं। कोई भी जाके जो उनको मिलने जाता है वो पता कर सकता है। अब पीटीआई वाले अपनी बात कर रहे हैं। कोई आप जर्नलिस्ट का काम है ना कि आप जर्नलिस्ट जो है वहाँ। जी शेख साहब क्या कह रहे हैं? सुन पा रहे हैं आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया मैन है, वो जाके वो तय कर लेना जिसके ऊपर दोनों को एतबार है। क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं वो ऑथेंटिक बात होनी चाहिए कि वो हुकूमत की तरफ से है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोई अगर चाहे तो उसकी तहकीकात की जा सकती है। इसमें तो कोई दो ऐसी बात नहीं है। तो शेख साहब, कोई मीडिया को एक्सेस देना ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके, पता चल सके मुश्किलात हैं या फिर नहीं है? जी, बस वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जा सकती है। आप लोग अपने तौर पे आप जर्नलिस्ट हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप ही लोगों को मुतला कर सकते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो जो सहूलतें हमारे जब लीडर कैद हुए थे तो जो सहूलतें उनको थी उससे बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं बानी पीटीआई को।
फिर भी अगर कोई कमी बेशी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना ज्यादा इसको कहा जाए। मैं तो समझता हूँ कि असल तो पीटीआई की अपनी पार्टी में जो रिफ्ट है, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ये खुल के सामने आ गई है ना। अभी आलिया हमजा जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो कह रही है कि मुझे बुलाया ही नहीं गया, और खुद गंडापुर साहब ने 5 तारीख का कहा कि 90 दिन और उसके हमें मिलेंगे, 90 दिन के अंदर हमने तहरीक को अरूज पे ले जाना है। जबकि बानी पीटीआई का कहना है कि 5 अगस्त जो है वो तारीख के अरूज का वक्त है। तो ये तो इनकी अपनी बातें हैं। अली ने जो भी बात आज भी की, तो वो भी बात की ना, अली ने भी कहा कि नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ ये कि 5 तारीख से 90 दिन का है। और किसने बताया? अली हमजा ने कहा कि किसने शुरू की है, जबकि अकरम राजा साहब जो हैं वो कह रहे हैं नहीं जी कि ये इनको बुलाया, बिजी थी वो तो इसलिए नहीं बुलाया गया। तो बताइए किसकी बात को माना जाए और किसकी बात को नहीं माना जाए? ये तो इनको खुद समझना चाहिए ना कि ये अपना ये किसको ऑथेंटिक बात समझते हैं। जो कुछ इन्होंने तहरीक चलानी है, तहरीक चला लें। कोई पहली बार तो ये कह नहीं रहे, तहरीक तो कितने अरसे से ये कह रहे हैं। जो कुछ पुरअमन तहरीक होगी तो बिल्कुल उनको इजाज़त दी जाएगी, तहरीक चलाना है, कोई किसी किस्म का एहतजाज करना है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए, उसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप वो किसी किस्म का कानून को हाथ लेंगे और जिस तरह आप चढ़ाई की बात करते हैं कि हम KPK के आगे पंजाब में चढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि मेरी सेंट्रल पंजाब की फैसलाबाद डिवीज़न है, उसमें 4 ज़िले हैं, चंजोट, जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद। 18 MNA की सीटें हैं, 15 इन्होंने जीती हुई हैं। इस वक्त इनके 15 MNA असम्बली में बैठे हैं। लेकिन जब तहरीक चलती है तो वहाँ से हमारी इस डिवीज़न से कोई बंदे तो निकलते नहीं हैं। मैंने तो नहीं देखा कि उन इलाकों से। तो तहरीक चलाना इतना आसान नहीं होता। हालांकि पॉपुलर है, वहाँ पे जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, लेकिन हालात बड़े तब्दील होते रहते हैं। और फिर आज जो हालात हैं वो इस तरह नहीं है कि वो तारीख इनके अपने मफाद में नहीं है, इनको नुकसान पहुँच रहा है रोज़ तारीख की बातें करके, क्योंकि लोग थक चुके हैं इनके ये एहतजाजी पॉलिटिक्स से। मुल्क के आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कोई इन्होंने मशवरा देना है, कोई वहाँ पे बात करनी तो असेंबली में आके बात करें ना। अपोजिशन का ये काम होता है, उसका रोल है कि वो जहाँ कोई हुकूमत की कोई किसी किस्म की वो समझते हैं कि कोई लैकिंग है तो उसको आके बताएं, वहाँ पे एक्सप्लेन करें, तो वो तरीका होता है। ये बजाय कि ये सिर्फ दुश्मन तरादी पे आए हुए हैं, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो कितना अर्सा तहरीकें चलाएंगे, क्योंकि इनकी कई तहरीकें तो नाकाम हो चुकी हैं। अब ये चला लें 5 जून को, 5 जुलाई अगस्त को, या जो भी इन्होंने अगले 90 दिन देना है, एक फैसला कर लें। वो हमें तो कोई नहीं है जो चलाएं तारीख। हम पॉइंट आ गया आपका। यूसुफ साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? कैसर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, बुनियादी वजूहात क्या है इस सब मामले की? मुझसे पूछ रहे हैं? जी शौकत यूसुफ साहब। देखिए, ये तो हुकूमत का काम नहीं है कि हमारे अंदर इख्तिलाफात हैं या नहीं है। तो हर सियासी जमात के अंदर जो होते हैं छोटे मोटे इख्तिलाफात भी होते हैं। ऐसे इख्तिलाफात तो नहीं है ना। जब लाहौर जाना हुआ तो क्या सारी लीडरशिप लाहौर नहीं गई है? ये तो इस पे खुश ना हो, जो चीज आपसे डिमांड की जा रही है उस पर बात करें। हमारे अंदर इख्तिलाफात हैं या नहीं है ये अलग बात है। क्या इससे पहले भी इख्तिलाफात थे? क्या तारीखें नहीं चली है? और कौन सी तारीख नाकाम हुई है? अगर आप ये नाकाम कहते हैं कि रियासत आए और गोली चलाए और लोगों को मारे और फिर वो डिस्पर्स करके कहें कि जी ये तारीख नाकाम हो गई है। हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे तहरीक चलाना चाहते हैं, पुरअमन तहरीक चलाना चाहते हैं। अब तक जो इन्होंने कहा कि ये इंतशारी है, ये कब्जा करने आते हैं, तो कौन सी बिल्डिंग पे हमने कब्जा किया? आज तक हमारे 3-4 तारीखें चली, कोई एक जगह बता दे हमने कब्जा किया हो, आपने छुड़ाने के लिए हम पे गोली बरसाई हो। तो बात यह है कि ये इस हुकूमत के अंदर बर्दाश्त नहीं है। ये हुकूमत सामना नहीं कर सकती आवाम का। सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त महंगाई है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग वैसे ही खुदकुशी करने पे तुले हुए हैं। आप देखिए, पिछले दिनों में देखा कि एक ही शख्स ने अपने 6-7 बच्चों को मार के खुद ही खुदकुशी कर ली। तो ये क्या हालात है इस मुल्क के? लोग सारे बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, इन्वेस्टर निकल रहे हैं मुल्क से, इनको परवाह ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि जी सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। कौन सी चीज चल रही है?
क्या अदालती उस तरह फैसले कर पा रहे हैं? क्या जो बाकी इदारे आपके चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, इस वक्त तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ना कोई रूल ऑफ लॉ नजर आ रहा है, ना कोई ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, ना पार्लियामेंट की बालादस्ती नजर आ रही है। यहाँ तो देखे ना, जो कुछ हो रहा है फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये हुकूमत जो है ना, सिर्फ अपने इक़्तिदार से बचाने के लिए जिस तरीके से लेटी हुई है ना, उसने तो मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। मईशत और मजीद गिर रही है, कर्जे लेकर मुल्क चलाया जा रहा है। ये कहते हैं जी हम तो बड़ी तरक्की कर ली है, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। भाई मुल्क कब डिफॉल्ट हुआ था कि आपने बचाया है? आपने तो कर्जे ही लिए हैं ना। आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है, आप कारोबार नहीं बढ़ा सके मुल्क के अंदर, इन्वेस्टर नहीं ला सके आप मुल्क में, और आपका रुपया और मजीद डिवेल्यू होता जा रहा है, और आप कह रहे हैं जी हम तरक्की कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। अगर आप इसको तरक्की कहते हैं कि जी कर्जा बढ़ता जाए, और अभी तो जो गर्मियां हैं, IPPs का जो इशू फिर उठेगा, तो इससे तो देखिए मुल्क बहुत तबाही की तरफ जा रहा है, और अल्लाह खैर करे, मैं तो यही कहूँगा। सही। शौकत साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, बात की आपने लाहौर की, तो चीफ ऑर्गेनाइजर जो पंजाब थी आलिया हमजा, उनको इग्नोर कर दिया गया। इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर आलिया हमजा मैदान में आई, उन्होंने बयान दिया। आज भी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 5 अगस्त की जो तहरीक है हम उसके हिसाब से चलेंगे, और जो कोई पार्टी अहदेदार उस पर अमल नहीं करता वो या तो पार्टी छोड़ दे या फिर ओहदा छोड़ दे। तो बुनियादी वजूहात क्या है? एक तहरीक के अंदर अगर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस तरह से अगर इख्तलाफात सामने आएंगे तो तहरीक कामयाब कैसे होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रही? ये बात ठीक है, आलिया हमजा वहाँ की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनको बताना चाहिए था। लेकिन जो फैसला हुआ था वो ये था कि इस बार जो लीडरशिप है, जो इलेक्टेड लोग हैं वो जाएंगे। तो फैसला इलेक्टेड लोगों के हवाले से हुआ था। जो जितने इलेक्टेड लोग थे वो सारे चले गए थे वहाँ पे। लेकिन आई थिंक कि आलिया हमजा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, ये पार्टी का काम था, और पार्टी ने अगर उनको नहीं किया तो ठीक है। लेकिन इससे इतना बड़ा इशू बनाना कि जी ठीक है, आलिया हमजा ने बिल्कुल अच्छा किया, अपने बात कर ली, उन्होंने अपना जो गिला शिकवा था वो बता दिया है, उनको करना भी चाहिए था। लेकिन इसके बाद बात खत्म है। इस तरह नहीं है कि बस वो जो गिला शिकवा हुआ है उसके बाद हुकूमत शादियाने बजा रही है कि जी बहुत बड़े इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। ये हर पार्टी में होते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में ज्यादातर लोग अपनी बात कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, और कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि उसने कहा कि जी अब आइंदा मैं किसी तारीख में हिस्सा नहीं लूंगी। वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वो अपना रोल अदा कर रही है, और वो निकलेंगी, आप लोगों को निकालेंगी इस तरह। देखिए अगर आप वो बातें भी अच्छी करते हैं, बड़े उससे बात करते हैं, लेकिन बात ये कि ये तो हमेशा कहते हैं कि जी हुकूमत तो बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन हुकूमत जैसे पंजाब में तो मिनी माशाल्लाह लगा हुआ है, वहां तो सियासी बात कोई कर नहीं सकता है। आप किस पुरअमन तारीख की बात करते हैं कि जी बस हम तो बिल्कुल इजाजत देते हैं ये पुरअमन रहे, कानून हाथ में ना ले। तो कौन सी जगह पे कानून हाथ में लिया गया है? आप तो खुद ही कानूनदान जो है, कानून नाफिज करने वाले अगर पुलिस है पंजाब की, तो वो खुद आके सामने खड़ी हो जाती है, शेयरिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद कहते हैं जी आप पुरअमन रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अपने उस पर सोचना चाहिए। कल इनकी बारी आएगी, हुकूमत किसी और की होगी, हमारी होगी या किसी और की होगी, और फिर ये एहतजाज के लिए निकलेंगे तो क्या इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगा? क्या इनके ऊपर शेलिंग नहीं होगी? भाई यही एक बुनियाद क्यों रखी जा रही है इस तरह? सियासी आज़ादी होनी चाहिए, हुकूमत करे, बिल्कुल करे, और हमारा भी हक बनता है कि हम पुरअमन तरीके से सड़कों पे निकले, अपना एहतजाज करें। आपने पंजाब असेंबली में देखा, इन्होंने कहा जी अब असेंबली में बात क्यों नहीं करते? जब असेंबली में एहतजाज हुआ तो सबको शोकाज नोटिस मिल गया कि जी आपकी रुकनियत हम खत्म करते हैं। ये तो हालात बन गए हैं सर मुल्क के। सही है शौकत साहब, पॉइंट आपका आ गया। कादिर मंदुखेल साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90 दिन की तहरीक, पहले 5 अगस्त की कॉल, उसके बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक चल पाएगी? अगर चलती है तो क्या कामयाब हो पाएगी? सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं सारी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब रमजान से पहले तहरीक का ऐलान किया था कि बकरे ईद के बाद, छोटे ईद के बाद ग्रांड अपोजिशन होगा मौलाना साहब और महमूद खान चकजी साहब की सरबराही में, वो बातें तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। 6 महीने बाद जब अलीमा बीबी ने ऐलान किया कि 5 अगस्त पीक टाइम होगा, और उसके बाद भी आपने देखा कि PTI की क़यादत जो है ना खामोश थी। ये तो ये जो मिर्जा अफरीदी साहब है वो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं,
उसने खाने का दावत की थी या पिकनिक का दावत दी थी फार्म हाउस में, और वहां गंडापुर साहब गए और गंडापुर साहब ने जब क्राउड देखा, लोगों को देखा, मीडिया को देखा, तो तहरीक का ऐलान कर दिए पंजाब से। जबकि शौकत यूसुफजई साहब या कैसर शेख साहब, हम सियासी कारकुन हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं तो वहां की जिम्मेदारों को इतला देते हैं। क्या इतने बड़े सूबे की 15 करोड़ आबादी सूबे की चीफ ऑर्गेनाइजर को पता ही नहीं है? और ऊपर से गलत बयानी भी कर दी है, क्योंकि वो बेचारा नौमौलूद सियासतदान है, वकील तो बड़े अच्छे होंगे मगर सियासत का तो उनको अली बेते नहीं पता, और ऊपर से कह दिए वो मसरूफ है। जब इसकी ट्वीट आ गई है तो झूठ सामने नजर आ गया। तो सवाल ये है कि वो तो एक खाने की दावत थी जिसको ये तहरीक का नाम दे रहे, और फिर उसी नवे दिन को तो आज खुद पीटीआई ने उसी अकरम राजा साहब जो उसके बराबर में बैठे होते हैं डिनाई कर दिए। और आज को न्यूज भी आ गई कि खान साहब ने हिदायत दी है कि 5 अगस्त की पीक टाइम है। सवाल ये कि 5 अगस्त तक अगर आप पीक टाइम दे रहे हो और 20 दिन बाद उसके बाद जो उसका जो दूसरा मरला है वो 2.5 महीने का होगा बकौले गंडापुर साहब का। ये सिर्फ गंडापुर जिसका आदमी है उनको ये मैसेज दे रहे थे कि मुझे 3 महीने के लिए रहने दे, 3 महीने का टाइम। जिस तरह उन्होंने बजट पास कराया है अपनी एमपीएस को धमकी दे के कि मैं असेंबली तोड़ सकता हूं, और खान साहब की हिदायत के बावजूद उन्होंने उनसे मशवरत नहीं किए और एमपीएस को डरा धमका के वो बजट पास करा दिए। ये तो पहला और दूसरा वाकया नहीं है। इससे पहले जो 11 घंटे गायब था जिसकी ड्राइवर और पीए को नहीं पता था, उसके बाद 7-8 घंटे गायब था, ड्राइवर और पीए को नहीं पता था, और फिर पुख्तनख्वा हाउस में जहां पुलिस ने छापा मारा वहां 20 फुट की दीवार पलांग करके रेंजर्स के सामने होते हुए मोबाइल जाम, टेलीफोन जाम, और इनके पास से लोकेशन आ गया है। उनका गाड़ी ड्राइवर जो है ना वो मरगला के पहाड़ों में इंतजार करते हुए वहां ये लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुंच गया, और 12 जिलों से होता हुए पुख्तनख्वा असेंबली जो है ना वो इंतजार कर रही थी, वहां पहुंच गए थे। अभी भी नहीं पता वो किस आदमी है, अभी भी नहीं पता वो पीटीआई का खैर ख्वाह है, अभी भी नहीं पता कि वो क्या खेल खेल रहे। और फिर जो तहरीक अगर स्टार्ट हो भी गई तो किसकी क़यादत में? आतिफ खान ग्रुप की क़यादत में, असद कैसर ग्रुप, गंडापुर, बुशरा बीबी ग्रुप, अलीमा बीबी ग्रुप, या वो पंजाब में जो बेचारे 1.5 साल से जेल में पड़े हुए शाह महमूद कुरैशी और वो चीमा साहब वगैरह वगैरह, या उनकी क़यादत में? सवाल ये कि ये तहरीक तो शुरू करे। अभी तो देखो पोल खुल गया, जिनके खर्चे अखराजात जो पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान अदा करे थे, अभी जाके हायर कंपनी की मिर्जा अफरीदी साहब की जो है ना वो खुरा निकला है, और उसको सेनेट का टिकट जबकि उसने 9 मई की सवाल ये सारी चीजों का लेके न ये तहरीक चला सकेंगे, न ये तहरीक के काबिल होंगे, न इनके पास अहल क़यादत है जो तहरीक इंसाफ को आगे ले चल सके। बिल्कुल, और बुनियादी सवाल भी कादिर साहब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला पाएगी, अगर चलाती है तो क्या इसको कामयाब बना पाएगी? इस हवाले से राय जो है वो सबने आपकी दी है। गुफ्तगू इसी तरह जारी है। ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से और पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुज़ाकरात का इशारा दिया, लेकिन बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात का इशारा दिया। तो कैसर अहमद शेख साहब, इस हवाले से राय आपकी जानना चाहूँगा कि क्या मुज़ाकरात मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस सारी सूरत हाल में, और अगर मुमकिन है तो किस तरह? हम देखिए, हमने तो कई बार इन्वाइट किया है पीटीआई को कि आके वो नेगोशिएट करें, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें। दुनिया में डायलॉग के अलावा कोई और तरीका निकला ही नहीं। सिर्फ इख्तलाफ कर लेना या धरने दे देना, या तो सिर्फ वो चाहते ही नहीं है सियासत करना, इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो तो एक अलग बात है। क्योंकि पिछले 12 साल से 14 साल से तो वो एक ही सियासत कर रहे हैं, धरने की, मुखालफत की और इंतशार की। किसी जगह भी वो किसी के साथ नहीं बैठे। तो ताज़ा तरीन मिसाल है 26वीं अमेंडमेंट पे वो JUI के साथ उन्होंने कुछ कोशिश की कि मिलजुल के मौलाना साहब ने कि हो जाए, और तकरीबन तमाम बातें उन्होंने एग्री कर ली। फिर इवेंचुअली जब अमेंडमेंट का वक्त आया तो उनसे हट गए। तो और तो कोई पार्टी वैसे ही इनके साथ नहीं थी, तो JUI को भी अपने साथ नहीं मिला सके ना। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो है कि डायलॉग के अलावा दुनिया में कोई और तरीका नहीं है। और हम इनको बार बार कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में, सब इलेक्टेड हैं, सब लोग मुल्क के हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए ना कि इंडिया हमारा एक नॉन दुश्मन है, एक सीधा नंगी उन्होंने जारियत की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
और हमला किया पाकिस्तान पे, फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम डायलॉग करने को इंडिया के साथ तैयार हैं कश्मीर पे और पानी पे। तो देखिए पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन हम पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रहे हैं कि हम उनसे मिलकर डायलॉग करें, बैठें, कोई मसले का हल निकालें, क्योंकि दुनिया में और कोई तरीका नहीं है ना। और इधर ये है हमारे अपने मुल्क के हैं, हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि नहीं जी हम डायलॉग करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब उनका काम थोड़ी है सियासत में आना, क्यों उनको सियासत में रगड़ रहे हैं, उनको ला रहे हैं ना। लेकिन शेख साहब दूसरी जानब उनका मौक़िफ़ भी तो ये है ना कि हम पर सख्तियां बड़ी की जाती हैं, कोई रास्ता छोड़ा नहीं हमारे लिए, तो क्या कोई नरम गोशा है इनके लिए हुकूमत के अंदर? क्या देखिए हम बिल्कुल नरम गोशा है, मुज़ाकरात के लिए बैठ के ही कोई बात निकल सकती है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है, अपनी बिजनेस लाइफ में या अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, जब भी आप कोई चीज़ लेके बैठते हैं सामने वाले से तो कुछ ना कुछ बातें आपकी मानी जाती हैं, हमेशा यही होता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर वो असल में बैठना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ इंतशार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसके अलावा उनके पास और कोई चीज़ है नहीं, परफॉर्मेंस तो है नहीं ना। या तो KPK में 12 साल से इनकी हुकूमत है, ये अपनी परफॉर्मेंस बता दें, हम फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस आपको बताते हैं। KPK में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, जो सेहत के मामलात हैं, जो तालीम की ज़बू आली है, और फिर ये अभी सवात का इंसिडेंट हुआ दरिया का, कोई किसी किस्म की उनका इमदाद पहुँचे ही नहीं, लोग चीखते चिल्लाते रह गए, कोई किसी किस्म का ना हेलीकॉप्टर ना कोई और किसी किस्म का कोई उनको बचाने वाला, और लोगों को देखते देखते वो तड़प के उन्होंने जान दे दी सिस्कियाँ लेते हुए। हमारे यहाँ सूरत हाल ये कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। ये 3 साल पहले जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी, ये तो IMF भी इनसे हट गया था। IMF को इन्होंने जब शर्तें मान के फिर उनसे इन्होंने पेट्रोलियम लेवी उसको हटा दी, तो फिर वो IMF से तो इनका रंजिश हो गई। अब बड़ी मुश्किल से IMF को मनाया है। पाकिस्तान की महंगाई जो है 3 साल पहले अगर 38% थी, पिछले साल वो 28% थी, तो अब वो हो गई है 4.5%। ये हकीकतें हैं, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट महंगाई है, ये कहना कि महंगाई नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी इन्फ्लेशन वो होता है जो पिछली महंगाई से और बढ़ रहा। तो 28% बढ़ रहा था पिछले साल, वो 4.5% हो गया। करेंसी आपकी स्टेबल है, IMF आपसे मुआहदा कर चुकी है, वो 7 साल का उन्होंने मुआहदा किया है, जिसमें आपको, और फिर बाकी भी आपकी रेटिंग कंपनियां आपको बेहतर रेटिंग दे रही है। स्टॉक एक्सचेंज आपका बूमिंग है, पाकिस्तान की चीजें बिल्कुल बेहतरी की जानिब है। शेख साहब, शौकत साहब, PTI मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आती? मुज़ाकरात सियासतदानों से होने चाहिए और होते भी सियासतदानों से हैं, और सियासतदानों का गिला भी यही है आपसे कि आप मेज पर नहीं आते, तो वजूहात क्या है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो इन्होंने बात की ना कि इंडिया से तो हम बात कर रहे हैं, साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों तैयार हैं। तो जब आप इंडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर आप PTI के साथ क्यों एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुज़ाकरात नहीं कर पा रही? यही तो असल इशू है ना। अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो आपकी इतनी जरूरत थी कि आप इंडिया से मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो बात यह है कि इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त देखे कि वो मुल्क चल रहा है, हकीकत में क्या है। कैसर शेख साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये बताए ना कि लोगों की कुव्वत खरीद अब है पाकिस्तान में। मुझे तो नहीं लग रहा। जिस तरह चीनी जो है वो आपने 80 रुपए से पहुंचा दिए 150-200 तक, और मजीद ये कहा जा रहा है कि हर हफ्ते या महीने में जो है ना वो चीनी का रेट बढ़ता जाएगा। ये जो लोगों के साथ ज्यादती की गई कि आपके पास जब ज्यादा चीनी मुल्क के अंदर पैदावार हुई तो सस्ती कर देते ना, बजाय इसके कि आप उसको जाके एक्सपोर्ट कर दी, और अब महंगे दामों जब कम पड़ गई तो आप दोबारा उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो जुल्म होता है इस मुल्क के साथ, पूछने वाला कोई नहीं है। ये बात आपकी जो है ना, ये स्टैटिस्टिकली तो आप कह सकते हैं लोगों को कि जी ये पहले से जो है ना वो महंगाई कम हो रही है। कहाँ कम हो रही है? आप जो लोग चीनी, चावल, घी, दालें खरीद सकते थे आज वो नहीं खरीद सकते। लेकिन बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ना। बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, करप्शन का पैसा है, या जो कारोबारी लोग हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम मजदूर से आप पूछे ना कि इस हुकूमत में आपको कोई रिलीफ मिला है? देखिए मईशत अगर ठीक है तो मईशत आवाम के लिए खर्च होनी चाहिए ना। आवाम को क्या कौन सा रिलीफ मिल रहा है?
तो मेरा ख्याल है कि ये जो बातें हैं ना, ये कि जी ये इंतशार फैलाते हैं, हम कौन सा इंतशार फैलाए बताए तो सही ना। 26 नवंबर के बाद 7-8 महीने क्या हम खामोश नहीं रहे? 7-8 महीने में हुकूमत ने सिवाय इसके कि हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात, पंजाब के ऊपर और गहरा तंग, और ये जो मेरे भाई है बंदूखेल साहब, ये इन्होंने जो बातें की कि जी हमजा खफा है, फलां खफा है। ओ भाई साहब, आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर इख्तिलाफात है, तो आप अपनी फिक्र करें, आप पॉलिटिकल बात करें, आप अपने आप को, यानी पीपल्स पार्टी हमेशा सही शौकत साहब पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल। आज पीपल्स पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत नजर नहीं आ रही। आज सारे इकट्ठे बैठे हैं ना, मौलाना साहब भी इनके साथ मिले हुए हैं। सही शौकत साहब, आपका सवाल भी आ गया और पॉइंट भी आ गया है। सवाल आपके लिए यही है, खिल साहब राय आपकी लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले शौकत यूसुफजई साहब ने कादिर मंदूखेल साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। कादिर साहब क्या कहेंगे, जवाब किस तरह देंगे इन इल्जामात का? नहीं, इंजामात तो शौकत यूसुफजई साहब ने पहले अपने अंदर जो एहतियात की बात की, कोई एहतियात नहीं है। तो ये सारे जो बयानात कल से परसों से टीवी पे चल रहे हैं, इसका गंडापुर का अलग, उसका अलग, अलीमा बीबी का अलग, व अली हमजा का अलग, ये सारी चीजें जो ना, वो मैं तो नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, तो मीडिया बता रही है ना कि फलानी ये बोला, फलानी ये बोला, फलानी ये बोला। ये सारी चीजों के अलावा जो एक बात मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, महंगाई कोई कम नहीं हुई है, महंगाई की शरह कम हुई है। यानी जिस स्पीड से महंगाई आ रही थी वो स्पीड कम हो गई है, तो उसको आप महंगाई कम नहीं कह सकते, शरह कह सकते, शरह जो स्पीड है उससे कम हुई है। बाकी जो बात कह रहे कि पीटीआई की अगर आप 12 साल का देख ले, आप मुझे बता दो पुख्तनख्वा में उन्होंने अब नौमान से तो हाथ हटा दिया है। आप देख रहे मौलाना जो है ना खानजेब जो है ना किस तरह उसको शहीद किया गया है, पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला, इनकी जिम्मेदारी नहीं समझते। उसके अलावा अपने शहर डी खान में रात के बाद जो है ना वो पुलिस असर के बाद थाने बंद हो जाता है, पब्लिक जो है ना वो घरों से नहीं निकल सकती है। और फिर उसके अलावा वो जो करम वगैरह का जो एरिया था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बेहतर हो गया, वो सुकून हो गया, वो भी जिरगा के हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी यहाँ मैशत क्या, रोजगार क्या, कहते हो गया हमारे पैसे पड़े हुए, क्या लोगों को रोजगार दिया आपने, क्या तरक्याती कामों के बारे में आप बता सकते हो, क्या कोई नई प्लांट, नई कारखाने के बारे में बता सकते हो, क्या आप नई रोड, नई डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हो, क्या नई यूनिवर्सिटी, नई अस्पताल के बारे में बता सकते हो। एक जो हेल्थ कार्ड उन्होंने किया उसका भी हशर नशर हो गया। प्राइवेट अस्पतालों को जो इनके दोस्तों के अस्पताल है रिकमेंड हुए, मेरे हल्के कराची में एक खैराती अस्पताल है मुर्शद अस्पताल के नाम से, उसको भी पैनल पे लिया है, उसको गवर्नमेंट ने जमीन फ्री में दी है, उनको मशीनरी फ्री में दी है, वो एक ट्रस्ट का अस्पताल है, वो भी चार्ज कर रहे हैं। अब मैं पिछले महीने जब गया तो वहां जो इमरजेंसी में उसका लाइट नहीं था, अपना पंखा नहीं था, एसी खराब था, उसके बाद मैंने कंप्लेन की है। तो ऐसे ऐसे अस्पतालों को उन्होंने नवाजा है, बजाय ये प्राइवेट अस्पतालों को नवाजे, ये इनको तो अपने अस्पताल खड़े करने चाहिए, जैसा पीपल्स पार्टी ने सिंध में खड़े किए, जो SICVD NICVD के जाल बिछाए, यहाँ पे बेनजीर ट्रामा सेंटर, यहाँ गम्बट लिवर ट्रांसप्लांट, यहाँ बहुत सारे जो अदारे हमने खड़े किए हैं, तो उन्होंने वो ऐसा नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि 12 साल में सिवाय खान के राय के अलावा उन्होंने क्या किया, कोई खातिर, कोई काबिल जिक्र कोई चीज बता सकते हैं, प्रोजेक्ट बता सकते हैं कि 12 साल में उन्होंने क्या किया। आज गैलप का सर्वे आपके सामने है, उनके तो ऐसे के अशर के नशर कर दिए गैलप से सर्वे ने, किनके सारी चीजें। और फिर गैलप के सर्वे के अलावा हम और आप जो सर्वे देख रहे हैं इनके अपने रहनुमाओं की, मैं तो चलो मुखालिफ पार्टी को मैं इल्जाम लगाऊंगा, कैसर साहब लगाएंगे, आप एंकर है थोड़ा बहुत लगाएंगे, इनके अपने लोग जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, इनको कहाँ ले जाएंगे, किनको उनको खान के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छी बात है उनका लीडर है रिहाई के, लेकिन रिहाई अकरम राजा साहब या दूसरे जो वकला है टीवी पे आके बहस करने के बजाय जाए बाबा अदालतों में जाए, वहां केस लड़े, अगर जज लंबी तारीख दे तो शॉर्ट डेट के लिए एंटी डेट का दरखास्त दे, उसको चैलेंज कर दे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, उन्हें टॉक शो में से फुर्सत नहीं है, उनको जो है ना वहां पे पार्लियामेंट लॉजेस की मजे लूट रहे, वहां कमेटियों के मजे लूट रहे, ये डीएल ले रहे, उनको परवाह नहीं है। वो तो चाहते हैं खान 25 साल और जेल में आ रहा है, क्योंकि सलमान अकरम राजा जैसा वकील भी वो सियासतदान बन गया। अच्छा वकील होंगे मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सियासत को उसको क्या पता, कभी जिंदगी में कौंसलर का इलेक्शन लड़ा है उसने,
सवाल ये सारी चीजों को लेके आप आवाम को अगले इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएंगे, वो सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। जी शौकत यूसुफ साहब, क्या जवाब देंगे? संगीन सवालात उठाए हैं। शौकत साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, कोई टेक्निकल ग्लिच है। आप क्या समझते हैं कैसर साहब कि अब मुज़ाकरात मुमकिन किस तरह होंगे? जिस तरह पीटीआई मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं है, अगर तहरीक की तरफ जाती है तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अब डायलॉग करना पड़ेगा। उनको भी समझ आ गई है। देखिए, उन्होंने बार बार की जो ये कॉल्स दिए हैं, वो कॉल्स कामयाब नहीं हुई ना, लोग निकलते नहीं हैं। मेरे अपने डिवीजन जो है फैसलाबाद डिवीजन, जो कि पंजाब की सेंट्रल डिवीजन है, उसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चनियोट, फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक सिंह। उनमें से 18 सीटों में से 15 एमएलए की सीटें पीटीआई ने जीती हैं और सिर्फ 3 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती हैं। यहाँ 18 लोग इनके नुमाइंदे असेंबली में बैठे हैं। लेकिन जब इन्होंने तहरीक की कोई कॉल दी है, मैंने देखा है मेरे इलाके से लोग तो बाहर निकलते नहीं हैं। ठीक है, वोट ले लेना अलग बात है, और इन्होंने वाकई वोट लिए तो 15 मेंबर इनके बैठे हैं ना, लेकिन जब कॉल देंगे ना तो ये आसान नहीं है। तो लोगों को बल्कि थका दिया इन्होंने बार बार की कॉल करके। लेकिन शौकत यूसुफ सही की बातें देखिए ना, हम सबको क्रिटिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखना कि परफॉर्मेंस हम सब कैसे बेहतर करें। मतलब शौकत यूसुफ नई दलील से बात करते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। होना भी यही चाहिए, हम बैठ के आपस में, मैंने कि हर हम अपने प्रोग्राम में इनसे कहते हैं कि आइए बैठिए, चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, बैठ के मुल्क के मामलात को सुलझाएं। देखिए, ये अभी चीनी की कीमत बढ़ी है तो मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, हमने अप्रूव किया है, लेकिन हमें जो बताया गया, जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए कि नहीं जी चीनी वाफर है, और ये भी एश्योर कराया गया कि 135 रुपए से कीमत नहीं बढ़ेगी। तो इस एश्योरेंस पे कैबिनेट ने इजाज़त दी चीनी की एक्सपोर्ट करने की। अब अगर चीनी एक्सपोर्ट हो गई और प्राइस 200 हो गई तो ये गलत है ना। हमें ख्याल करना चाहिए अपने लोगों का, और ये इसका हमें जायजा लेना चाहिए कि क्या अवामिल हुए, कहाँ पे हमारी गलती हुई। अगर हमें गलत किस्म का इंप्रेशन दिया गया, फिगर्स दी गई, क्योंकि एश्योर कराया गया था, कैबिनेट ने तो उस एश्योरेंस पे इसका इजाज़त दे दी कि आज वो इम्पोर्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मुल्क की बेहतरी के लिए, बजाय कि हम सिर्फ सामने वाले को तनकीद करें, हम मुल्क की बेहतरी के लिए सब बिल्कुल शेख साहब, पॉइंट आपका आ गया। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलजुल कर हल निकालना जरूरी है। शौकत यूसुफ साहब, सवाल भी आपके लिए यही है कि मिलजुल कर बैठकर मसाइल का हल निकालना कितना जरूरी है? राय आपकी लेंगे शौकत साहब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शौकत साहब, जिस तरह कैसर साहब भी यही बात कर रहे थे कि मुल्क के लिए और सियासतदानों के लिए ज़रूरी है कि मिल बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए, तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है मसाइल का हल निकालना और एक मेज़ पर आना और बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करना? देखिए, हुकूमत की संजीदगी पे बड़ा असर पड़ता है। अगर हुकूमत संजीदा हो ना और वो चाहती हो कि जी, तो वो माहौल बनाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पंजाब इतना बड़ा सूबा है, आप वहां पे कोई सियासी बात करे तो उसको उठा लो, जेल में डाल दो, मारो, और यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकते, सियासत की, जमहूरियत की बात नहीं कर सकते। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप एक पार्टी को मुसलसल दीवार से लगा रहे हैं। जो जिन लोगों की जमानतें हो सकती हैं उनको जमानतें नहीं दे रहे हैं। आपने हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, फिर आप कहते हैं कि जी ये इंतशारी है, फिर आप कहते हैं कि जी ये ताउन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता है। पहले सबसे पहले तो ये है कि माहौल बनाया जाए। जो माहौल हो मुज़ाकरात का, तो बिल्कुल मुज़ाकरात होंगे, लेकिन हमने वज़ीर आज़म खुद भी पेशकश कर चुके हैं शौकत साहब मुज़ाकरात की, लेकिन उसके बावजूद कोई पेशकश, देखें मैं आपको बताऊं पेशकश क्या है। जाके मिलके एक वो जो मीडिया के लिए खबर बननी होती है कि जी आप आए, क्यों नहीं बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप बताएं ना, इमरान खान से कोई मुलाकात के लिए जाए तो उनको मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा जाता है। जो ये सारी वो चीजें, पर आपसे कहा ना कि पहले आप माहौल बनाए। माहौल बन रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। आज भी अगर कोई सख्त बात करे, एक छोटा सा वर्कर बेचारा, जो जिस तरीके से उसको उठाया गया, 2 दिन गायब किया गया पंजाब के अंदर, तो उसने क्या किया था? थोड़ी सी बात ही की थी ना हुकूमत के खिलाफ। हमारे खिलाफ तो रोज बात होती थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक वर्कर जो है वो अगर कोई बात कर ले, कोई आम पाकिस्तानी शहरी, उसके साथ जो सलूक हुआ, फिर उससे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए। ये मेरे ख्याल है कि जबरदस्ती आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। आपने परफॉर्म करना है तो डिलीवर करें, नजर आए। अब क्या आप बार बार ये कहते हैं कि केपी में क्या हुआ है। केपी के अंदर इस वक्त जो है सेहत की सहूलत टोटल फ्री कर दी गई। मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दे जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट फ्री हो,
जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो, जहाँ बोन मेरो ट्रांसप्लांट फ्री हो, जहाँ पे दिल का ऑपरेशन फ्री हो, मतलब ये सारी चीजें केपी में फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितना बड़ा लोगों को रिलीफ मिल रहा है। पहले लोग यही काम जो है ना अपना मकान बेच कर करते थे, आज फ्री मिल रहा है उनको। तो छोटा सा सूबा है, वफाकी हुकूमत भी ताउन नहीं कर रही, इसके बावजूद अगर वो अपने आवाम को इतने बड़ा रिलीफ दे रही है तो ये अच्छी बात है। फिर आप बार बार कह रहे हैं कि जी वहां पे हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ। जी पंजाब के अंदर 20 बच्चे मरते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उस पर कोई बात नहीं करते आप। ये तो प्योरली नालायकी है गवर्नमेंट की कि आप एक पूरे अस्पताल को आप ऑक्सीजन से महरूम रखते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। आप कराची के अंदर मंदुखेल साहब ने ये बात ही नहीं कि 100 लोग मर गए, बिल्डिंग गिर गई, वो कह रहे हैं जी हमने सही। शौकत साहब पॉइंट आ गया। कैसर साहब, जिस तरह शौकत साहब बात करें कि कोई मुज़ाकरात का माहौल तो बनाया जाए, तो क्या हुकूमत ऐसा सोच रही है कि मुज़ाकरात की तरफ आए या कोई ऐसा माहौल बनाए जिससे मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जा सके? शेख साहब जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ये इनको कई बार हमने ऑफर की कि मुज़ाकरात करें, माहौल तो तब बनेगा ना, ये पहले कहे तो सही कि जी हम तैयार हैं, अगर आप माहौल बनाते हैं तो हम आएंगे, फलां डेट को हम तैयार हैं, और उस वहीं डिस्कस होना ना। आपके टॉक शो में तो ये माहौल नहीं बनना और फैसला नहीं होना कि क्या किया जाए, वो भी चीज़ नेगोशिएट होनी है, बैठ के बात होनी है। फर्ज कीजिए आप, मैंने कहा जब भी कोई, मैंने अपनी लाइफ में पॉलिटिकल या बिजनेस मीटिंग्स की हैं या कोई अपने साथ कंपटीटर के साथ या अपने अपोनेंट के साथ बातचीत की है तो कुछ लेके उठाऊं, हमेशा बेनिफिट होता है। आप अगर मुज़ाकरात करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, उसकी बात को समझेंगे, हमें भी इनकी बात को समझना चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी है मुल्क की, और इनको देखें, लेकिन ये इनको फायदा क्या पहुंच रहा है, ये खुद अपने घर पे सोचें। मैं इनके मेंबरान से बहुत से ज़्यादा मेरे कोलीग हैं, असेंबली में बातचीत करता रहता हूँ, वो खुद रियलाइज करते हैं कि इससे हमें कुछ नहीं मिला नेगेटिव पॉलिटिक्स से। आए ना बैठें, ये कहें जी हम माहौल बनाने के लिए, हम माहौल बनाने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ ये कुछ बात कोई हम ही तो भरे कि भाई आके बात करेंगे, ये तो कहते हैं हमने बैठना ही नहीं है चोर डाकू के साथ। सही। कैसर साहब पॉइंट आपका आ गया कि बिल्कुल हुकूमत तैयार है, आकर बैठकर बात है तो मसाइल का हल भी निकल सकता है और मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।